नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिनके बारे में उनके बैचमेट्स कहते हैं कि यार थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए जीवन में, लेकिन शायद वो प्रैक्टिकल बन नहीं पाए। उनका कहना है कि वो जैसे हैं वैसे ठीक है। ब्लैक को ब्लैक कहना चाहिए, व्हाइट को व्हाइट कहना चाहिए। ब्लैक कभी भी ग्रे नहीं हो सकता, व्हाइट कभी भी ग्रे नहीं हो सकता। अब पेशे से अगर हम बात करें तो पिता चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए आंध्रा से, खुद इंजीनियर रहे, उसके बाद एमबीए किया, आईआरएस रहे और उसके बाद फाइनली 2010 में यूपीएससी आईएएस सेलेक्ट हुए, आईएएस अधिकारी बने। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2010 बैच के आईएएस अधिकारी कार्तिकेय गोयल साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सो काइंड ऑफ यू। सर, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी लेकिन उत्तर प्रदेश में रह नहीं पाए। पिता चूंकि आंध्र प्रदेश में थे, माता जी के बारे में जितना मैंने जाना सर कानपुर की रहने वाली थी और चूंकि पिता की जॉब आंध्रा में थी तो यूपी से नाता बहुत जल्दी टूट गया। हाँ, लेकिन हर साल समर हॉलीडेज में वापस जाते रहते थे और आई थिंक वो अभी भी कोई भी शादी अपने कजिन्स की होती है तो जाते रहते हैं। बट यस, केवल समर हॉलीडेज में करीब 2 से 3 हफ्ते तक के लिए सीमित रहता था। तो एक अच्छा मिक्स हो गया, जन्म यूपी में और बड़े हुए आंध्रा में और कर्म भूमि अपनी छत्तीसगढ़, सेंट्रल इंडिया। तो अच्छा ऑल इंडियन मिक्स हो गया। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर बस्तर के आसपास का ही जिला कहलाता है खम्मम, वहां पर भी पढ़ाई हुई और आसपास ही रहा वातावरण वहां पर भी, जो मैंने आपसे बातचीत की। सर शुरुआत अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्कूल की तो कहां से स्कूलिंग हुई थी? आदिलाबाद में मेरी प्राइमरी स्कूलिंग चालू हुई, वरंगल में भी मैं पढ़ा हूँ और खम्मम में मैंने क्लासेस करी हैं। मेरे को अभी भी खम्मम अच्छे से याद है। तो हाँ, यस, बस्तर के उस पार जो था मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। मुझे क्या मालूम था कि कुछ साल बाद मुझे बस्तर के इस नदी के इस पार आके काम करना पड़ेगा। बट यस, प्राइमरी स्कूलिंग हैपेंड इन द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्रा। उस समय आंध्रा कंबाइंड आंध्र प्रदेश कहलाता था। फिर मैंने 10th और 12th जो है हैदराबाद से किया है, हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से किया है। और उसके बाद मैंने मैथ्स लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, JNTU जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद बेस्ड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन तो गए लेकिन ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट द वेरी बेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक ठाक हैं बट आई एम नॉट द वेरी बेस्ट। सो इसीलिए कुछ आगे और करना था तो MBA का प्लान रखा। MBA किए, सिम्बायोसिस SCMHRD पुणे से MBA इन मार्केटिंग एंड HR किया। लेकिन UPSC देने का प्लान शुरू से था ही। तो UPSC जो है देना अपने को वो रहता है ना, हर एक अपने बारे में कुछ ओवर एस्टिमेशन कर लेता है। तो कुछ ऐसा ओवर एस्टिमेशन था कि पढ़ाई वढ़ाई में ठीक ठाक रहे थे तो लगा कि UPSC भी हो जाएगा, काम करते करते भी हो जाएगा। तो पहला अटेम्प्ट थोड़ा घमंडी अटेम्प्ट हो गया और UPSC ने अपने को अपनी औकात दिखा दी और उसमें प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो काम करते करते, जॉब करते करते अपने एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ। तब फिर उसको सीरियसली ध्यान दिया कि भाई इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड अटैम्प्ट मेरा सीरियस अटैम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा भी था। प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस लिखा, मेंस नहीं क्लियर हुआ। फिर बड़ा झटका लग गया और ये हुआ कि भाई इतना रिस्क भी लिया है और फिर भी कहीं नहीं कुछ हो रहा है। थर्ड अटैम्प्ट जो था मेरा 2008 बैच के हिसाब से, वो 2008 बैच में अपना सिलेक्शन हो गया। रिज़ल्ट जब आया, सर्च हुआ तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसी रैंक देखी सामने तो उसमें मेरे को याद है 193 या 293 रैंक थी, 293 शायद थी। तो 3 डिजिट देख के दिल दुख गया कि अरे यार IAS रैंक नहीं है। खैर खुशी थी कि कोई सर्विस मिलेगा। बाद में IRS कस्टम्स की सर्विस मिली। मैंने 1.5 से 2 साल सर्विस करी भी है। पूरा का पूरा मैंने उसकी ट्रेनिंग करी है फरीदाबाद में और करीब 8 महीने हैदराबाद एयरपोर्ट में एयर कस्टम्स असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। जब MBA हम करते हैं सर, क्योंकि मैंने भी MBA किया है सर, SWOT एनालिसिस होता है एक सर। किसी भी जब MBA जो करता है वो हर समय अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पर ध्यान रखता है। तो क्या इंजीनियरिंग के बाद MBA करना जरूरी था? इंजीनियरिंग के बाद भी UPSC की जा सकती थी? कुछ खास कारण था MBA करने के? हाँ, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं मीडियोकर इंजीनियर था और ये मेरे को एहसास था कि मैं मीडियोकर हूँ, फर्स्ट रेट इंजीनियर नहीं हूँ। ऐसे में अगर मैं इंजीनियरिंग के दम पे अपना फ्यूचर करियर निकालूंगा, इंजीनियरिंग के दम पे केवल अगर UPSC दूंगा, मेरा हमेशा से प्लानिंग था कि तुम मान के चलो तुम्हारा UPSC अगर नहीं होगा तो तुम्हारा फॉल बैक क्या है।
इंजीनियरिंग वॉज नॉट अ सफिशिएंट, वो पर्याप्त फॉल बैक नहीं था। यानी कि इंजीनियर उस समय की बात थी कि इंजीनियरिंग के बाद आपको 20 से 25 हजार पर मंथ की सैलरी मिलना बहुत कठिन था। नॉर्मल मतलब एवरेज इंजीनियर को, मैं सुपर एवरेज की बात नहीं कर रहा, और मेरे को मालूम था मैं एवरेज इंजीनियर हूँ। साथ ही साथ एमबीए करके निकलोगे तो शायद तुम 40 से 50,000 पर मंथ वाला निकाल सकते हो, तो कम से कम अपने बीवी बच्चों को ढंग से दूध फल सब्जी खिलाने लायक बाप बन सकूं, ऐसा प्लान इसी वजह से एमबीए किया एज अ फॉल बैक कि अगर यूपीएससी ना हो तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए एमबीए किया, और एमबीए ढंग से किया, सिंसियरली भी किया, अच्छे एमबीए थे। 2008 में सर आईआरएस जब आप सिलेक्ट हुए, कहा जाता है कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ तय करके पहले से भेजता है सर, कुछ नहीं मिलता तो भी कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। मैडम से मुलाकात भी उसी दौरान हुई थी जी, ये अच्छा संजोग था, और संजोग एक दो और भी थे। मैडम छत्तीसगढ़ से ही भेजी गई थी, मुझे क्या मालूम था कि छत्तीसगढ़ मुझे अपनी तरफ बुला रहा है उस समय। लेकिन यस, 2008 बैच में मैं कस्टम्स में था, और मेरी वाइफ अनुभा जो हैं वो इनकम टैक्स में थी। हम दोनों का जॉइंट ट्रेनिंग एफसी जो हुई हैदराबाद में हुई थी, हम लोग वहीं मिले थे, और हम लोग के परिवारों से भी हम लोग की मुलाकात जब हुई ट्रेनिंग के बाद तो बहुत पॉजिटिव सब लोग थे। एंड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग की शादी भी बड़ी जल्दी 2009 में हम लोग की शादी भी हो गई। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना लास्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट दिया। तो मैं अपना जो 2008 वाला अटेम्प्ट को मैं थोड़ा दिल दुखी वाला अटेम्प्ट मानता हूँ, उसको मैं फिर बाद में कभी ऐसे नहीं देखा, क्योंकि वो मैंने रियलाइज़ किया कि कुदरत का वो प्लान था, कि ऊपर वाले का प्लान था कि वो अटेम्प्ट इसलिए था कि मैं अपनी वाइफ से मिल सकूं और उनके ज़रिए छत्तीसगढ़ आ सकूं। क्योंकि फिर जो मेरा फाइनल लास्ट अटेम्प्ट था वो मैंने 2009 में नहीं दिया, मैंने एक ईयर ब्रेक लिया, प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर करी। कुछ जो मेरी फ्लॉज थे, मेरी बेसिकली राइटिंग स्पीड स्लो थी, तो मेरी राइटिंग स्पीड के लिए बढ़ाने के लिए जो मैंने कुछ प्रैक्टिस पेपर्स मेंस में किए, मैंने 1 साल अपने आप को दिया। प्लस मैंने कहा कि मैं कस्टम्स की सर्विस की पूरी ट्रेनिंग करूँगा, पूरी ट्रेनिंग करी, कस्टम की सर्विस की ट्रेनिंग फुल ऑन पास करी, फील्ड पोस्टिंग ली, और इस दौरान मैंने एक ब्रेक लिया, छुट्टी, ऑफिशियल छुट्टी ली फॉर टेकिंग द यूपीएससी फाइनल अटेम्प्ट। और अच्छा फाइनल अटेम्प्ट था तो बिना ज़्यादा टेंशन के दिया। उससे पहले में सब में टेंशन था, यहाँ पे मतलब नौकरी फिक्स हो गई, अपनी वाइफ फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था मेरे माइंड में। ये था कि चलो हम अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे। दिया, निस्वार्थ भाव से दिया उस अटेम्प्ट को, और विद गॉड्स ग्रेस वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया। मैं जब क्लियर हुआ तो उसके बाद उस बार जब रैंक देखी तो एकदम समझ आ गया कि भाई साहब आईएएस ही रैंक, मतलब ये तो आईएएस रैंक है। कार्डर का क्लैरिटी नहीं थी, कार्डर बाद में क्लैरिटी आई, लेकिन ऑल इन ऑल इट्स वंडरफुल। उसी बहाने 2010 बैच में फिर मैं आईएएस हुआ। मैंने सुना है सर, जब आईएएस बन के आप, और पहली प्रोविजन जो पोस्टिंग होती है वो आपकी रायगढ़ रही प्रोबेशन वाली, उसमें इस समय आपको 25,000 का एक डीडी भी आया है यहाँ पर। आज भी वो डीडी आपने बहुत संभाल के रखा है, मैंने सुना है। हाँ, क्योंकि वो अकेला प्रूफ है कि मेरे को एक भारत सरकार ने एक रिकग्निशन के नाम पे अवार्ड दिया है, तो मैंने वो मेरा फर्स्ट अवार्ड था, रिवॉर्ड। बेसिकली कस्टम्स में क्या होता है कि अगर आप कोई सीजर करवाते हो तो उसकी टोटल वैल्यू का एक 0.1% रिवॉर्ड पॉलिसी में मिलता है। तो शायद जो सीजर्स वीजर्स करे थे तो उसमें कोई किसी ने कैलकुलेशन किया होगा, तो मेरा शायद 25,000 कुछ बना होगा। मैं तब तक रिज़ाइन करके वहाँ से टेक्निकल रेजिग्नेशन करके आईएएस ज्वाइन कर चुका था, और मैं रायगढ़ में प्रोबेशनर था। मेरे को अभी भी याद है, कलेक्ट्रेट में ही डाक आया था, और मेरे को नाजिर साहब आए, मेरे को वो कागज़ दिए और बोले सर ये आपका है, हम नहीं खोलें क्योंकि बाय नेम है। तो मैंने कहा, मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था नियम कानून का, मैंने कहा खोल दो क्या है। खोला तो उसमें से एक डीडी निकला, और उसमें एक पत्र था कि आपका रिवॉर्ड है। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ, और नाजिर साहब बोले भी कि इसको बैंक में लगा देते हैं। मैंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं अपने पास रखूंगा, अभी भी है मेरे पास। बहुत साफ कहा जाता है सर, पढ़ाई कभी भी वेस्टेज नहीं होती। पीसीएम लेकर आपने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, फॉरेन में मौका भी मिल रहा था जॉब का, आप नहीं गए, विप्रो में आपने काम किया सर, आईआरएस रहे, आईएएस रहे। जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं सर, उनके लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड से होते हुए आप आईएएस बने सर। कुछ लोग फील्ड बदल लेते हैं, कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में, कुछ लोग सेकंड अटेम्प्ट में ये सोच लेते हैं कि आईएएस यूपीएससी उनके लिए नहीं बना है।
वापस आ जाते हैं वो, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए सर? आई नो कि सबके माइंड में बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेकर होप्स रहते हैं, और ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा होप्स तोड़ने वालों में से भी है, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि इसके आशिक इतने लाख हो गए हैं कि चांस कम का ही है। मैं दो ही चीज़ें रिक्वेस्ट करूँगा सब आपके माध्यम से सबको, कि सबसे पहली बात तो यार, ये अगर हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो ये हम में किसी प्रकार की खराबी नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे दो सीनियर थे, वो मेरे को कंधे पे हाथ लगा के 1.5 घंटा वॉकिंग किए थे एक मैदान में। तो उन्होंने सबसे पहले ये समझाया था कि केजी, मेरे को केजी बोला जाता है, बोले कि केजी ये तुम्हारी कोई कमी नहीं है। समस्या क्या है, तुम जिस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो उस पहाड़ के लिए वो ऊपर चेयर खाली 2 या 3 रखी हुई हैं, और हम 15 लोग लड़ रहे हैं वहां जाने के लिए। तो तुम्हें इन 15 लोगों से बेहतर होना है। कमी उस एग्जाम की नहीं है, कमी इस बात की है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। प्लीज फर्स्ट थिंग हर कैंडिडेट को ये समझना चाहिए, हर एस्पिरेंट को, कि इस एग्जाम के प्रिपरेशन करते के दौरान आप भारत के एक बेहतर नागरिक बन रहे हो। कभी मत भूलना, चाहे तुम सेलेक्ट हो या ना हो, सेलेक्ट हो जाओ तो बल्ले बल्ले, ना हो तो भी तुम भारत की व्यवस्थाएं, कार्य प्रणालियां किस प्रकार से चलती हैं, उनका इंटरप्ले कैसा होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। आप अपने बाकी जो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं रियलाइज कर रहा था कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों से या अपने इंजीनियरिंग के अन्य दोस्तों से मेरे नॉलेज लेवल्स, मेरे लेवल ऑफ डेप्थ बढ़ता चला जा रहा था। मेरा अटेम्प्ट में क्लियर नहीं भी हुआ तो भी माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में समझ, इंडिया के संस्थाओं के बारे में समझ, इंडिया की अर्थव्यवस्था की समझ, कैसे इंडिया की विभिन्न चीजें आपस में इंटरैक्ट करके इंडिया को आगे ले जानी है हमें, आई बिकेम अ फार बेटर सिटीजन। तो सबसे पहला चीज, यूपीएससी प्रिपरेशन मेक्स यू बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज, चाहे हम फेल भी हो जाएं तो यू आर अ बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट हेल्प्स। सेकेंड, यूपीएससी को क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए क्योंकि यूपीएससी से प्राप्त कोई भी सर्विस, मैं कस्टम्स में भी रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, कोई भी सर्विस, मेरी वाइफ इनकम टैक्स में है और मैं अभी आईएएस में हूं, दोस्त सभी सर्विसेज में है, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, यूपीएससी की कोई भी सर्विस एक इतना यूनिक वर्क एक्सपोजर देती हैं जो कि संभवतः प्राइवेट सेक्टर में इजीली नहीं मिल पाता हर एक को। यूपीएससी के हर सर्विस में बहुत इजीली आपको इतना शानदार वर्क एक्सपोजर मिलता है। ऑफ कोर्स आईएएस में वो वर्क एक्सपोजर यूनिक होता है, आईएएस की रिकग्निशन हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए आईएएस का क्रेज भी ज़्यादा है। हाउएवर यूपीएससी को एज अ करियर चॉइस सीरियसली कंसिडर करना इज अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल डिसीजन ऑल्सो। अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप किसी भी सर्विस में अगर आप 10 या 15 साल भी काम कर लोगे, आप उस सर्विस सेक्टर में सबसे महारत पाए हुए व्यक्ति होगे। मान लो पोस्टल सर्विस में तुम गए और तुम्हारी पोस्टल सर्विस या रेलवे सर्विस में तुम गए, 10 साल तुमने काम किया, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई भी लॉजिस्टिक्स फर्म होगी जो तुम्हें दोनों हाथों से लपकना नहीं चाहेगी। इट इज लाइक एन एमबीए ऑन स्टेरॉइड्स एंड यू विल गेट अ सुपीरियर जंप इनटू एनी सर्विस। जो हमारे टैक्स में मेरे कई सारे दोस्त हैं, इनकम टैक्स या कस्टम्स के दोस्त, जब सर्विस में अगर उन्हें नहीं काम करना, अगर वो 10 साल 15 साल के बाद सर्विस छोड़ देते हैं, कोई भी टैक्स का जो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है सीधे उन लोगों को कुछ करोड़ की सैलरीज में ले लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लालच में आप यूपीएससी करो, मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी इतना अमेजिंग एक्सपोजर प्लेटफॉर्म है एज अ प्रोफेशनल। मैं कह रहा हूँ कि खाली प्रोफेशनली इवैल्यूएट करो, इट मेक्स इट वर्थ इट। उस वजह से गिव यूपीएससी, बट एक फिक्स्ड प्लान रखो कि मैं इतने समय तक दूंगा। हर एक की सीमाएं अलग होती हैं, आपकी सीमा कितनी है उतना दो, और लेकिन उस सीमा में एक रिक्वेस्ट है, सिंसियरली दो। ये जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा टाइम हम सब वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ समझो कि सर्विस में आने के बाद तो तुम्हारा काम ही सोशल मीडिया में काफ़ी सारा कारोबार हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ, दैट इज़ वन ऑफ योर बिगेस्ट एनिमीज। यूज डिजिटल टूल्स टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर
भारत सरकार की वेबसाइट्स देखो, विकिपीडिया पढ़ो, बट ये फ्रेंडशिप्स और ये सब जो है ये बाद में भी कर सकते हो, और यूपीएससी जब पार कर जाओगे तो इतने फ्रेंडशिप के रिक्वेस्ट आएंगे कि तुम नहीं संभाल पाओगे। तो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज अपनी और अपने पेरेंट्स के पैसे की और अपने टाइम की और अपने यूथ, बेसिकली यूपीएससी में तुम जो आहुति दे रहे हो वो तुम्हारी जवानी की है, तुम्हारे सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स यूपीएससी की तैयारी में जा रहे हैं। सो उन्हें व्यर्थ मत जाने देना, डोंट वेस्ट इट बाय ट्राइंग टू बाय बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। माय रिक्वेस्ट इज स्टे फोकस्ड। सर, आपका ये कहना हर समय रहता है ब्लैक इज ब्लैक, व्हाइट इज व्हाइट। मैंने सुना है कि कई बैचमेट्स और कई लोग सलाह भी देते हैं लाइफ में थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ। ये कौन सा प्रैक्टिकल होना आपको समझाना चाह रहे हो, कौन से प्रैक्टिकल आप नहीं हो पाए? जो यूपीएससी में सिलेक्शन के पहले दिन जो आपके माइंड में जो फीलिंग्स थी, पहले तो खुशी होती है, बेतहाशा खुशी होती है, और उसके बाद एक सेंस ऑफ डिग्निफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब इतनी बड़ी चीज से नवाजा गया है, कुदरत ने या ऊपर वाले ने इतना रहमो करम दिखाया है, तो देश के प्रति जो अपनी ड्यूटी है वो भी अपने को करनी चाहिए। ये फीलिंग पहले दिन, पहली बार जब एकेडमी जाते हो, पहली बार जब जो पहली बार होती है ना, जो पहली बार तुम अपना फर्स्ट फाइल करते हो या फर्स्ट केस सुनते हो, ये फीलिंग कभी ना कभी तो या तो उस दिन आएगी या रात में सोते समय आएगी। वो मेरे लिए ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरा ब्लैक एंड व्हाइट वो है, और वो ब्लैक एंड व्हाइट चेंज नहीं होता, ना वो चेंज होना चाहिए। मैं कभी भी डाउट में रहता हूँ, तो जैसे गांधी जी का तलिस्मान है, तो ये मेरा तलिस्मान है कि जो दिन मैं सेलेक्ट हुआ था उस दिन मैंने क्या सोचा था कि मैं क्या करूँगा और कौन सी चीज़ें करूँगा और कौन सी चीज़ें नहीं करूँगा, दैट इज़ द ब्लैक एंड वाइट। वो मेरा पर्सनल इंटरनल मॉरल गायरोस्कोप है, और वो मॉरल गायरोस्कोप मेरा हमेशा बरकरार है, और ईश्वर से भी यही प्रार्थना रहेगी कि वो बरकरार रहे। और हमारा काम है, मेरा पर्सनल मानना है कि एज ब्यूरोक्रेट्स हम लोगों का काम है हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ का निष्पादन करना, और हम एग्जीक्यूटर्स हैं, हमारा काम है लेट डाउन रूल्स को एग्जीक्यूट करना। पॉलिटिशियन का काम है रूल्स बनाना, असेंबली में पास करना, हमारा काम है इम्प्लीमेंट करना, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो उसकी क्लैरिटी जुडिशरी देती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। और चौथा स्तंभ हमारा सिटीजन्स है, सिटीजन्स का मीडिया एक अंग है जो हमें समय समय पे बताता रहे, फीडबैक देता रहे। ये मेरा ब्लैक एंड व्हाइट है, और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे से आता है, दैट इज माय ब्लैक एंड व्हाइट। अपना काम एंड ऑफ द डे गांधी जी के तलिस्मान की तरह, जो सबसे गरीब है, जो मेरे पास मिलने नहीं आ सकता, जो मेरे को अपनी व्यथा बताने नहीं आ सकता, उसके तक आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंच रहा है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उसको कास्ट सर्टिफिकेट बिना कोई घूस दिए मिल रहा है कि नहीं, उस काम के लिए मैं चुन के लगाया गया हूँ। मैं जिस प्रोसेस से चुना गया हूँ वो बहुत कठिन है, उसके लिए 15 लाख लोग ट्राई करते हैं, और मैं अगर उसमें चुन के आया हूँ और उसके बाद मुझे ट्रेनिंग मिली है, तो मैं एक ट्रेंड पर्सनल हूँ जिस पे काफ़ी सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। मेरी तनख्वाह काफ़ी हाई है, आई एम वेरी हैप्पी। हमारी तनख्वाह IAS और IPS ऑफिसर्स की काफ़ी हाई होती है। वी आर वेरी हाईली पेड, हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल्स। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। साथ ही साथ हम जितने लोगों का उद्धार करते चलें, दैट इज़ द ब्लैक एंड वाइट। 12-13 साल की नौकरी में 17 से 18 बार पोस्टिंग इधर से उधर, ये इसका कारण यही ब्लैक एंड ब्लैंक, व्हाइट एंड व्हाइट है सर, कुछ और कारण? 17 एक्चुअली क्या है, कई पोस्टिंग्स मेरे एक साथ कई चार्जेस मिल जाते हैं। एक समय था जब मैं 4 अलग अलग ऑफिसेस का हेड था, 4 ऑफिसेस जाना पड़ता था एक दिन में, और मैं चारों ऑफिसेस का काम निभाता था। तो यस, पोस्टिंग्स ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ज़्यादा पोस्टिंग्स मिल भी जाती हैं, जिसकी वजह से अलग विभागों का अनुभव भी मिल जाता है। मैंने क्या कहा, मैं अपने आप को हमेशा एक प्रोफेशनल की तरह देखता हूँ। ये मेरे को इतने आप 17 पोस्टिंग्स कह रहे हो, मेरे को 17 डिपार्टमेंटल एक्सपोजर्स मिले हैं, जिसकी वजह से सरकारी तंत्र प्रशासनिक स्तर पे कैसे काम करती है, उस चीज़ का जो गहन अनुभव है, दैट इज़ अनपैरेलल्ड एंड दैट मेक्स मी अ बेटर प्रोफेशनल। मेरा सभी को यही कहना है कि ये बेटर प्रोफेशनल बनने का जो कैनवस है, ये यूपीएससी देता है। तो मैं फिर से हर एस्पिरेंट को कह रहा हूँ,
टेक द यूपीएससी, क्योंकि वो कैनवस अनपैरेलल्ड है। आपका वर्क एक्सपोजर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, दैट इज ऑल्सो ग्रेट जॉब। यू एंड आई हेल्प द कंट्री बाय वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। बट यूपीएससी में तुम अपने आप, यूपीएससी के किसी नौकरी से तुम्हारा जो कैनवस है वो बहुत वाइड हो जाता है। टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है आपको कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से अक्षरशः सब चीजों का पालन आप करते हैं, ये भी आपके बारे में कहा है। और ये भी आपके फ्रेंड्स और सर्कल में कहा जाता है कि यार उनको ऐसा लगता है कि चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा वो जानते हैं, ज्यादा जानकार है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। बट यस, टेक्स्ट बुक की जहाँ तक रही बात, हमारे देश में कानून का ढांचा है, रूल ऑफ लॉ है। तो लॉ टेक्स्ट बुक्स या बुक्स में ही रहता है। तो लॉ क्या है, उसको सही लॉ को खोज के उसका अमल करना भी खुद में एक टैलेंट होता है, क्योंकि आधे समय तो सही लॉ ही नहीं मिल पाता फील्ड में। सो यस, टेक्स्ट बुक एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ब्यूरोक्रेट्स, हमारा काम है टू फॉलो द लॉ इन लेटर इन स्पिरिट, क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट करना हमारा काम नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में किसी और के काम है, हमारा दायित्व नहीं है। हमारा काम इम्प्लीमेंटेशन, ईज ऑफ डिलीवरी है। मेरा तो मानना है कि जितने कम फरियादी हमारे ऑफिस में आए, किसी भी सरकारी ऑफिस में, उतना अच्छा है। उसका मतलब है आप अपने नॉर्मल स्कीम्स की नॉर्मल वितरण करते चले जा रहे हो। हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट हो चुका है और वेलफेयरिज्म इज हियर टू स्टे। तो वेलफेयर स्टेट में हमारा काम है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को आपके जो शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ बिना चक्कर काटे मिले। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन हमेशा रहता है, और वो इंटरप्रिटेशन पॉजिटिवली गरीब के हित में अगर रूल अलाउ करता है तो होगा, और नहीं है तो फिर उसमें हम लोग कोई मार्गदर्शन मांग के हो सकता है कि रूल में संशोधन करवा दें। दैट इज द जॉब ऑफ अ ब्यूरोक्रेट टू डू। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, आई स्टिक बाय दैट। पढ़ते बहुत हैं सर, कभी जीवन में कोई हॉबी भी रही है? हाँ जी, फुटबॉल का मैं शौकीन हूँ। आई प्ले फुटबॉल। अब ऑफ लेट तो थोड़ा स्लो हो गया है, और अब उतना ज़्यादा नहीं खेल पाते अब। बट यस, जब मौका मिलता है, तो जब आप, कई लोग क्रिकेट का बैट बॉल लेके पहुँच जाते हैं, तो मैं अपना फुटबॉल लेके खुद ही थोड़ा बहुत किक्स या डॉजिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब एक्चुअली क्या है, अब मेरे 2 बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्री टाइम तो उनके साथ ही बिता दिया जाता है। एंड फ्रैंकली दे आर लाइक वेरी वंडरफुल कंपेनियंस टू प्ले विद। तो मेरी हॉबी फ्री टाइम अगर है तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिता सकूँ, क्योंकि वो इनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। तो एज अ गुड पेरेंट मैं जितना टाइम उनके साथ बिता सकूँ, दैट्स माय बिगेस्ट टाइम राइट नाउ। जिस विभाग में भी आप गए सर, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन दिखा। आईजी रजिस्ट्रेशन आप रहे, कलेक्टर्स भी अलग अलग जगह, सीजीएमएससी में भी आप रहे। हर इंसान का जीवन का कुछ गोल होता है, कुछ ऐसा आपको ऐसा लगता है कि वहां तक पहुंचना है, या उस डिपार्टमेंट को सर्व करना में मेरे लिए ज्यादा जरूरी, या वो मेरे लिए बेसिक है, मुझे करना चाहिए? जी, बेसिक गोल यही है और रहेगा कि सिस्टम्स लगाने हैं अपने को। बेसिकली व्यक्ति विशेष नहीं चलना चाहिए। यानी कि एक अधिकारी अच्छा आ गया या बुरा आ गया तो उसकी वजह से सिस्टम ऊपर या नीचे हो गया। दैट इज़ नॉट वर्ड। मेरा मानना यह है कि हमें सिस्टम्स लगाने हैं। तो जो भी अगर अपना गोल रहा है वो यही है कि आप अपने सिस्टम का मतलब है कि क्लियरली डिफाइंड प्रोसेस रहे, यानी कि आपको मालूम रहे, आवेदक को, फरियादी को मालूम रहे कि फला चीज़ को इस चीज़ में मैं भर के अगर दूंगा तो वो सिस्टम उसको इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगा। प्रोसेस वेल डिफाइंड रहे, और आउटकम के रूप में उस आदमी को मालूम रहे कि इतने दिन बाद मेरे को अपना जो भी है एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन मिल जाएगा। एज पर रूल है तो एक्सेप्ट है, और एज पर रूल नहीं है तो रिजेक्ट है। ये प्रोसेस की जो सर्टेनिटी है ये डालना जरूरी है। अपना उद्देश्य वही रहा है कि प्रोसेस डाला जाए, ताकि चाहे कोई भी आदमी हो, आदित्य नामदेव जी हों या कार्तिकेय बैठे उस चेयर पे, इट शुड नॉट मेक अ डिफरेंस। वो सिस्टम चले। ये चीज़ करीब 80% ऑफ द लोगों के काम आती है। जो 20% एक्सेप्शनल सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस चीज़ पे ही अधिकारी को, सीनियर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। वो तब हो सकता है जब तुम 80% का निराकरण सिस्टमिक रूप से कर रहे हो। पता चला वो 80% भी अगर आप ही के मत्थे आ रहा है, देन तुम कौन सी चीज को ध्यान दोगे? ना तुम 20 को ठीक से निराकरण कर पा रहे हो, ना उसमें बुद्धि लगा पा रहे हो, ना तुम 80 वाले के लिए टाइम निकाल पा रहे हो।
देयरफॉर, और ये हम भी जब यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो हम भी ऐसे ही तो टैक्टिक्स करते हैं। तो फ्रैंकली इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग। 80-20 प्रिंसिपल, 80% चीज़ को ऑटोमेट करो, सिस्टमेटाइज करो, एंड ये हमारे सिटीजन्स के लिए अच्छी चीज़ है कि हम डिस्क्रेशन हटा रहे हैं। तो उद्देश्य ये रहा है कि डिस्क्रेशन हटे, उसके लिए जरूरी है सिस्टम्स लगे, ताकि आप हों या ना हो सिस्टम चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कार्तिकेय गोयल साहब। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए यूपीएससी आप जरूर फाइट करिए, जरूर दीजिए। यूपीएससी आपको बहुत अलग तरह का इंसान बनाता है, नॉलेज बढ़ाता है। जितने बार भी आप यूपीएससी देंगे कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐड होगा और वो नॉलेज आपके जीवन में हर समय काम आएगा। अब सर नाम इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत